मेरी शादी की पहली रात थी जब आरव ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी उसने अगला सवाल किया, क्या तुम मेरे प्यार की गहराई को सह पाओगी? बिना कुछ सोचे समझे मैंने फिर से हाँ कह दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस सवाल के पीछे कैसी सच्चाई छिपी है। उस रात उसने मेरे जिस्म पर अपने दांतों के गहरे निशान छोड़ दिए। दर्द से मैं तड़प उठी, चीखना चाहा, मगर उसने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया और फुसफुसाकर कहा, आवाज मत करना, वरना सबको लगेगा हम बस मोहब्बत कर रहे हैं। अगली सुबह मैं रसोई में खड़ी थी। सिर झुका हुआ दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल जाएगा। कल रात जो दर्द सहा था, उसे शब्दों में कह पाना नामुमकिन था। बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से निकलकर मैं नीचे आई थी। मेरा पूरा शरीर दांतों के निशानों से भरा था। कल रात जब उसने मेरा हाथ पकड़कर आंखों में झांका था और पूछा था, रिया, मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्यार की सख्ती झेल पाओगी? तो मैं बस एक अच्छी पत्नी बनने की चाह में हाँ कह बैठी थी। लेकिन उस हाँ ने मेरी जिंदगी बदल दी। वह टूट पड़ा, जैसे कोई प्यासा जानवर अपने शिकार पर टूटता है। कुछ जगह तो खून तक निकल आया था और उसने उसे ऐसे साफ किया जैसे यह कोई खेल हो। मैं हैरान थी, लेकिन चुप रही, क्योंकि वह मेरा पति था। रसोई में मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नए घर के तरीके मुझे समझ नहीं आ रहे थे। ये कोई साधारण घर नहीं, बल्कि एक हवेली थी। मुझे खुद पर हैरानी हो रही थी कि मम्मी पापा ने इतना अमीर रिश्ता कैसे तय कर दिया। मैंने चूल्हा छोड़ दिया और थक कर एक कोने में बैठ गई। सिर मेज पर रखकर दुआ करने लगी कि कोई नौकर जाग जाए और मदद कर दे। तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। मैंने सिर उठाया तो आरव खड़ा था, बिना शर्ट के चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान, और हाथ सीने पर बंधे हुए उसकी नजर और मुस्कान देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर खड़ी हो गई। वह पास आया और धीमे स्वर में बोला, रिया, जब तुम्हें यहां कुछ आता ही नहीं तो कमरे से बाहर आने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता भी है ये हरकत मुझे कितनी बुरी लगी। उसका चेहरा बदल रहा था, आंखों में गुस्सा था। उसने मेरी कमर पकड़कर मुझे अपने करीब किया और सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, क्यों आई थी नीचे? मैं हकलाते हुए बोली, मुझे भूख लगी थी, लेकिन चूल्हा नहीं जल रहा था। उसने मेरी बात पर शक से नजर डाली, फिर चूल्हे की तरफ देखा और बोला, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूं। याद आया शादी से हफ्ता भर पहले, जब मम्मी पापा घर लौटे थे। उनके चेहरे पर कितनी चमक थी। मम्मी ने मेरा माथा चूमा और बोली, बेटी, तेरा नसीब बहुत अच्छा है, इतना बड़ा रिश्ता मिला है। ऐसा दामाद लाखों में एक होता है। हम गरीब थे, पापा रेलवे स्टेशन पर मेहनत करते थे और मम्मी लोगों के घर बर्तन मांजती थीं। जब अचानक इस शाही घर का रिश्ता आया तो उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दी, और बस एक हफ्ते में शादी हो गई। दूल्हा बनते वक्त मैंने भी आरव को देखकर अपना दिल हार दिया था, मगर अब इस घर की चौखट पर कदम रखते ही उसका डर मेरे दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उसने चूल्हा जला दिया और चाय के लिए पानी चढ़ा दिया, और मैं बस चुपचाप उसे देखती रही। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे आगे क्या होने वाला है। मैं घबराकर धीमे स्वर में बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। मेरे दिल में डर समा गया था कि कहीं इस बात पर वह नाराज न हो जाए और मुझे सजा न दें। लेकिन मेरी बात सुनकर वह गहरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, बहुत जल्द मैं अपनी पत्नी के हाथ का नाश्ता भी खाऊंगा, मगर आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। रात भर मेरे प्यार की सख्ती झेली है, तो थोड़ा इनाम भी तो बनता है। उनके शब्द सुनकर मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। डर तो था ही,
पर उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी भी दिखाई दे रही थी। भले ही मैं गरीब घर से थी, लेकिन भगवान ने मुझे सुंदरता दी थी। मेरे लिए पहले भी कई रिश्ते आए थे, मगर इतना बड़ा और अमीर रिश्ता कभी नहीं आया था। यही वजह थी कि मम्मी पापा ने देर नहीं लगाई और 1 हफ्ते में ही मेरी विदाई कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने पराठा और चाय तैयार कर दी। मेरे मन में ऑमलेट खाने का ख्याल आया, मगर जुबान पर शब्द नहीं ला पाई। उन्होंने मेरे सामने प्लेट रखते हुए मुस्कुराकर पूछा, बताओ, सब्जी के साथ पराठा लोगी या तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं? मैं झिझकी दिल चाहा बोल दूं, मगर फिर हिचकिचाकर मना कर दिया। नहीं, मैं चाय के साथ पराठा ही खा लूंगी। वह मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं स्वीट हार्ट, साफ साफ कहो क्या चाहिए। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मुझे ऑमलेट चाहिए। मेरी बात सुनते ही उन्होंने तुरंत ऑमलेट बना दिया और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। मैं बोली, आपने तो अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं, यही खा लीजिए। मगर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम खाओ, मैं अभी कपड़े बदलकर ऑफिस जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता था। और हाँ, एक बात याद रखना, अब कमरे से बाहर आने की कोशिश मत करना। भूख लगे तो कमरे में इंटरकॉम रखा है, वहीं से नीचे ऑर्डर दे देना। अगर दोबारा बाहर कदम रखा तो याद रखना, तुम्हें तुम्हारा पति नहीं, बल्कि इस घर का मालिक मिलेगा। और मुझे अपनी हुक्मुदूली बिल्कुल पसंद नहीं। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल और डूब गया। मैं चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता करने लगी। कुछ ही निवाले खाए थे कि मन भर गया, मगर उनकी मौजूदगी में मना करने की हिम्मत नहीं थी। नाश्ता खत्म होते ही उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे कमरे की ओर खींच ले गए। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा कि कहीं फिर वही सब न हो, लेकिन शुक्र था कि कमरे में आते ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया और बाथरूम चले गए। मैं राहत की सांस ले ही रही थी कि थोड़ी देर बाद वह तौलिया लपेटे बाहर आए। मैं शर्म से सिर झुका गई, मगर वह हंसते हुए बोले, अब क्या शर्म, रात को तो हर पर्दा हट चुका है। मेरे गाल तपने लगे। वह फिर हंसे और बोले, अजीब हो तुम, मैंने रात भर तुम्हें अपने प्यार की बारिश में भिगोया और अब भी तुम शर्मा रही हो। मैं चुप रही। उन्होंने कपड़े पहने और जब 3 पीस सूट में मेरे सामने आए तो सच कहूं, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन उनके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो दरिंदगी छिपी थी, वह सिर्फ मैं जानती थी। अचानक वह मेरी गर्दन के पास झुके और बिना सोचे समझे दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से तड़प उठी और उनकी पीठ पर हाथ मारने लगी, मगर उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आखिरकार उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, जिसे देख वह हल्की मुस्कान फेंकते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैंने जल्दी से खून पोंछा और बाथरूम में जाकर घाव धोया। मन ही मन डर और पछतावे से भर गई। खुद को कोसने लगी कि क्यों मैंने मम्मी पापा से नहीं कहा कि एक बार लड़के के बारे में अच्छी तरह पता कर लें। अमीर तो है, मगर इंसान कैसा है, ये देखना जरूरी था। लेकिन हम गरीब थे और अमीरी के लालच में सबने जल्दबाजी कर दी। मैंने भी सपने देखे थे कि दूल्हा अमीर हो, बड़ा घर हो, ऐशो आराम हो, मगर अब समझ आ रहा था कि इस चमक दमक के पीछे कैसी अंधेरी सच्चाई छिपी है। मेरा दिल कह रहा था कि मेरे पापा ही अच्छे थे। भले ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खिलाते थे, मगर उन्होंने मम्मी को कभी तकलीफ नहीं दी। यहाँ अमीर आदमी के साथ रहना तो जैसे कैद में रहने जैसा था। उसकी अजीब ख्वाहिशें और जिद, जो एक पत्नी को हर हाल में पूरी करनी पड़ती हैं। मैं रोते रोते थक गई थी। तभी अचानक पास रखा टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि रिसीवर उठाऊं या नहीं। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया ही था कि अचानक आरव की भारी आवाज गूंज उठी।
किस खुशी में ये आंसू बहाए जा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, जो तुम ऐसे रो रही हो, जैसे मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा? उनकी ये बात सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हैरान थी कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं रो रही हूं। मैं कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उनकी ठंडी मगर डरावनी आवाज फिर सुनाई दी। याद रखना रिया, मेरी नजर तुम पर हर वक्त रहती है। अगर मैंने तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरते देखा तो उसकी सजा तुम्हारी जान होगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, जी। और मैंने रिसीवर रख दिया। अब तो जैसे मैं पूरी तरह सहम चुकी थी। कमरे की दीवारें मुझे जेल की तरह लगने लगीं। मैं चारों तरफ डरी हुई निगाहों से देखने लगी, जैसे अपने ही घर में कोई कैदी हूं। वक्त धीरे धीरे खींचता जा रहा था। दोपहर के 3 बज चुके थे और भूख अब और तेज सताने लगी। दिल कर रहा था कि दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाऊं, मगर डर था कि अगर आरव ने मुझे देख लिया तो ये गलती कभी माफ नहीं होगी। कांपते हाथों से मैं इंटरकॉम के पास गई। डरते डरते रिसीवर उठाया ही था कि एक औरत की आवाज आई। हाँ मैडम, आपका क्या ऑर्डर है? मैंने घबराए स्वर में कहा। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भेज दीजिए। कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज आई। मैडम बताइए, आप क्या खाएंगी? मैं अभी भिजवाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कहा। जो भी है भेज दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी। इतना कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी खाने की ट्रेली खड़ी थी। वह अंदर आई और ट्रे रखते हुए बोली, मैडम, आगे से आप खाने का मेन्यू तय कर लिया कीजिएगा। अभी मैंने हल्का फुल्का बना दिया है। रात के खाने का भी बता दीजिए ताकि समय पर तैयार कर सकूं। मैंने ट्रे देखी, उसमें कई तरह की सब्जियां, चावल और रोटियां रखी थीं। मेरे होंठों से अनायास निकला, रात में भी यही बना देना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वह सिर हिलाकर चली गई और मैं खाना खाने लगी। भूख बहुत लगी थी, लेकिन जैसे ही कुछ निवाले खाए, अचानक नींद का बोझ मुझ पर टूट पड़ा। मैं हैरान थी। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, मगर खाना खाते ही नींद मुझे खींचने लगी। मैंने थाली सरकाई, पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। पलकें इतनी भारी हो गईं कि कब मैं गहरी नींद में चली गई, पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद जब आंख खुली तो मैं घबरा उठी, क्योंकि मैं उस बिस्तर पर नहीं थी जहां लेटी थी। मैं एक अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ घुप, अंधेरा घुटन और सन्नाटा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आए। मैं जमीन पर पड़ी थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डर के मारे मैंने भगवान और अपने मम्मी पापा का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जोर से चीख पड़ी, कृपया मुझे यहां से निकालो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। घबराहट इतनी बढ़ गई कि मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। मुझे लगा अभी मेरी सांस बंद हो जाएगी। तभी अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अब मुझे साफ दिखाई देने लगा, ये घर का तहखाना था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और फिर मेरी नजर दरवाजे पर गई। वहां आरव खड़े थे। दरवाजे से टिके हुए उनकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। मैं उन्हें देखते ही कांपती हुई उनकी ओर दौड़ पड़ी और उनके सीने से चिपक गई। जोर जोर से रोने लगी। अंधेरे में घबराहट और डर ने मुझे पूरी तरह हिला दिया था। उन्होंने मेरी तरफ अपनी बाहें नहीं लपेटीं। काफी देर तक। बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद मैं अलग हुई तो उनके चेहरे पर ठंडी सख्ती दिखाई दी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मेरी जिद्दी पकड़ से मेरे बालों को थाम लिया और चेहरे को अपने पास लाते हुए कहा, किसकी इजाजत से तुमने नौकरों पर अपना फैसला छोड़ा? तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि मुझे फोन करके पूछना चाहिए था कि मैं दोपहर में क्या खाना चाहूं? उनकी सख्त आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ
कह पाती, इससे पहले ही उन्होंने कहा, अब तुम मेरे ही सीने से आंसू बहा रही हो। मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा घबरा गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये कैसा इंसान था जो ऐसे हुक्म दे रहा था? मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले किसी नौकर या अनजान इंसान पर छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब से सब कुछ मुझसे पूछो। क्या पहनोगी, क्या खाओगी, सब मैं तय करूंगा। अगर किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की हिम्मत की तो परिणाम तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। उनकी सख्त आवाज सुनकर मैं डर के मारे हाँ में सिर हिलाने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस कोठी से भाग जाऊं। अचानक वह मेरे पास आए, अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया और बोले, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल गई तो याद रखना, तुम्हें इंसान नहीं बल्कि जल्लाद मिलेगा। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो गई। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ ले गए। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने राहत की सांस ली। शाम ढल रही थी। वह मुझे सीधे कमरे में लेकर गए। मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे वह फिर उसी तरह हावी होगा जैसा कल रात हुआ था। कमरे में आते ही वह मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरा शरीर जगह जगह चोटिल हो गया। मैं दर्द से चिल्लाई, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मेरी आवाज भीतर ही दब गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और फिर जैसे कोई जंगली जानवर मेरे शरीर पर हमला करने लगा। यह मेरा पति आरव था। उसका यही रूप मुझे डराता था। उसकी इज्जत थी, लेकिन उसने मुझे उसी की तरह इस्तेमाल किया और मेरी पूरी हिम्मत तोड़ दी। काफी देर तक वह मुझे परेशान करने के बाद अलग हुए। मैं पूरी तरह थक कर बेबस पड़ी रह गई। मेरा दिल रो रहा था। आंखों से आंसू शायद पहले ही सूख गए थे। केवल 2 रातों में ही इस आदमी ने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये सोचकर मेरा शरीर डर के मारे कांप उठा। सुबह की पहली किरण आई, लेकिन शरीर में इतना दर्द था कि मैं 1 इंच भी हिल नहीं पाई। बेजान हालत में पड़ी रही। कुछ पल बाद उन्होंने मुझे अचानक अपने करीब खींचा। मैंने घबरा कर देखा तो उन्होंने मेरा चेहरा अपनी मजबूत हथेलियों में जकड़ लिया। उनकी आंखों में देखते हुए बोले, उठो और अपने पति के लिए कपड़े निकालो। मेरे अंदर विरोध की भावना उमड़ रही थी। मन ही मन मैं सोच रही थी, पहले मुझे इनके बनाए नियमों के बारे में बता दो, उसके बाद ही मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करूंगी। लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने एक शब्द भी बोलूं। मैं घबराकर हाँ में सिर हिलाई और उठने की कोशिश की। उन्होंने मेरे दोनों बाजुओं को जकड़ लिया और झुककर बोले, क्या मैंने अभी तुम्हें उठने के लिए कहा है? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करने वाला है। यह आदमी मेरे लिए पहेली था, जिसे सुलझाना मेरे बस का नहीं था। काफी देर तक आरव मुझे अपनी बाहों में दबाए लेटा रहा। जब उसे एहसास हुआ कि समय काफी बीत चुका है, तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे देखते हुए बोला, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम मेरे लिए काले रंग के कपड़े निकालो। यह कहकर वह बाथरूम चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से उठी, लेकिन कमर में तेज दर्द हुआ, जैसे उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटका था। उससे मेरी कमर चोटिल हो गई थी। मैं लड़खड़ाते हुए अलमारी तक गई और कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में रख दिए। दर्द से बेहाल मैं सोफे पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद आरव तौलिया लपेटे बाहर आया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरी जान निकल रही है, बहुत दर्द हो रहा है। वह ठिठका और मेरी ओर देखा। मैंने फौरन कहा, कमर में बहुत दर्द है, चलने से हालत और बिगड़ रही है। उसने बस एक नजर मेरे शरीर पर डाली और बिना कुछ कहे कपड़े बदलने चला गया।
लेकिन लौट कर आया तो उसके हाथ में चादर थी। अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें मुकेश के पास ले जा रहा हूं, वहां मालिश से आराम मिलेगा। मैं हैरान थी। ये वही आदमी था जो मुझे घर से बाहर कदम रखने तक की इजाजत नहीं देता था और आज खुद मुझे बाहर ले जा रहा था। वह मुझे लेकर गाड़ी तक आया, आगे की सीट पर बिठाया और बोला, मुकेश को घर बुला सकता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें वहीं छोड़कर मुझे ऑफिस जाना है। 1 घंटे बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं चुप रही। कुछ देर बाद हम अस्पताल पहुंचे। उसने नर्स को पैसे दिए और कहा, इसे मुकेश के पास ले जाओ। नर्स ने मुझे गौर से देखा। मेरे चेहरे और शरीर पर आरव की दरिंदगी के निशान साफ थे। मैंने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, कृपया मुझे मुकेश के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब है। नर्स ने मुझे सहारा देते हुए एक केबिन तक लाई, दरवाजा खटखटाकर अंदर ले गई। जैसे ही मैंने मुकेश को देखा, मेरे कदम ठिठक गए। सामने बैठा शख्स हूबहू आरव जैसा दिख रहा था। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। वह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, भाभी, मैं आपका देवर हूं, आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने मुझे बड़ी नरमी से कुर्सी पर बिठा दिया। मैं अब भी शक में थी, कहीं यह वही तो नहीं। लेकिन उसकी कलाई पर कोई टैटू नहीं था, जबकि आरव की कलाई पर टैटू बना हुआ था। शायद यही फर्क मुझे थोड़ा सुकून दे रहा था। वह मेरी ओर देखता हुआ बोला, आपके चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? उसकी नजर मेरी गर्दन तक चली गई और वह चुप हो गया। फिर अचानक उसने पूछ बैठा, आपने आरव से शादी क्यों की? उस सवाल पर मैं चौंक गई। कहने को वह उसका भाई था, फिर भी इस तरह का सवाल क्यों? मैं कुछ कहती, इससे पहले ही उसने अगला शब्द कहा, आपको पता है ना भाई कि असली हकीकत क्या है? उसकी बात ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैंने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन्हें देखा कि वह आगे क्या पूछने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने कुछ और बोलना चाहा, मैंने फौरन कहा, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ये सवाल करके आप केवल मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कृपया मेरा इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर उसने सिर हल्का सा हिलाया और तुरंत अपनी पत्नी कविता को बुला लिया। कविता मुकेश की पत्नी है और मेरी देवरानी भी हैं, वह महिला डॉक्टर भी। मुझे देखते ही अंदर ले गई और मुझे उल्टा लिटाया। धीरे धीरे मेरी कमर पर मरहम लगाने लगी। अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मैं कौन हूं? मैंने सिर ना में हिलाया। वह हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी देवरानी हूं और हाँ, मैं मुकेश की पत्नी भी हूं। हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मतलब, मेरे पति ने मुझे अपने ही घर वालों के पास भेजा था, इसलिए मैं किसी बेकार की बात से अपनी जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। कविता ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से हुई, लेकिन तुम नादान हो। तुम्हें उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे तुमने अपनी जिंदगी को इतना बड़ा नर्क दे दिया? वह आगे बोली, तुम्हें मालूम है, जिस इंसान से तुमने शादी की, उसके साथ रहते हुए तुम्हें भरोसा नहीं रखना चाहिए था। ये दर्द तो छोटी बात है। अब तुम खुद को मजबूत बनाओ। जब तक जिंदा हो अपने लिए लड़ो। कब तक बेइज्जत होकर यहां आओगी? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, आपका मतलब क्या है? कौन मुझे मारेगा? और आप ये बातें कैसे कर रही हैं? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, मैं बस अपना ख्याल रखने की बात कह रही थी। और अगर कभी तुम्हारा पति आरव तुम्हारे साथ दरिंदगी करने की कोशिश करे, तो हिम्मत से उसका सामना करना, खुद को उसके हवाले मत होने देना। फिर वह मुझे बाहर ले गई। मुकेश भी चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैं अब थक चुकी थी, लेकिन उनके इस हमदर्द रवैये ने मुझे हिम्मत दी। मैंने मुकेश से पूछा, आपके भाई को आने में आधा घंटा है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी छोटी बहन या अपने मरीज की तरह ईमानदारी से जवाब देंगे?
मुकेश ने चश्मे हुए नजरों से मुझे देखा, सिर हल्का हिलाया और कहा, बोलो क्या बात है। मैं कुछ पल खामोश रही, क्योंकि अगर वह मेरे पति को यह सब बता देता तो मेरी जान पर बन आती। मेरे चेहरे पर थप्पड़ पड़े थे। मुझे बेसमेंट में बंद किया गया था और सारी रात तकलीफ सहनी पड़ी थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, आपका भाई बहुत अजीब हरकतें करता है। अगर मैं जरा भी कुछ करती हूँ या अपनी मर्जी से फैसला लेती हूँ तो वह जानवर बन जाता है। ये सब माजरा क्या है? वह ऐसा क्यों करता है? मुकेश खामोश हो गए। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उनकी बीवी बोली, जब तुमने यह शादी की थी, क्या तुम्हारे घर वालों ने अपने पति के बारे में जांच पड़ताल की थी? उसकी कोठी में जाकर देख लिया था या ऑफिस में पता किया था? मैंने सिर न में हिलाया। वह बोली, यह शादी कितने वक्त में हुई? तुम और वह कितने दिनों में एक दूसरे के हुए? मैंने फौरन जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता मम्मी पापा एक दिन आए थे और बोले कि तुम्हारे लिए एक बड़ा कोठी वाला रिश्ता आया है। हमने हाँ कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता ने उसके बारे में जांच पड़ताल की थी या नहीं। मैं और कुछ कहती, उससे पहले मुकेश की बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वह बोला, यही लालच इंसान को हमेशा डुबो देता है। मेरे भाई के पास दौलत बहुत है, वह प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी कोठी में रखेगा, कारोबार में हिस्सा देगा, लेकिन वह कभी भी अपना रूप बदल सकता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद तुम्हें नर्क में धकेला है। अब तुम्हें सारी जिंदगी उसके साथ ही बितानी होगी और सारी तकलीफें सहनी होंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बिना सोचे कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये झूठ है। मैं अपनी जगह से बिना सोचे खड़ी हो गई। दर्द को जैसे मैं भूल ही गई थी। मुकेश ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा पति इंसान नहीं है, बल्कि एक आदमखोर है। वह अपनी जिंदगी में शामिल लड़कियों को नुकसान पहुंचाता है। जो चीज उसे पसंद आती है वही उसका हो जाती है। आज भी ऐसे लोग हैं और तुम्हारा पति आरव भी उनमें से एक है। मेरी धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। मुझे अब सब समझ में आ रहा था। जैसा वह मुझ पर करता था, दांत गाता था और फिर खून निकालता था, ये कोई झूठ नहीं था। मैं हाथ जोड़ते हुए मुकेश और उनकी पत्नी से बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दें। शायद ऊपर वाले ने ही मुझे आप दोनों से मिलाया है, ताकि मैं इस जाल से बाहर निकल सकूं। मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आरव ने 2 दिन में ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मुकेश की पत्नी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर देता। हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। उसके पास ताकत और पैसा है। अगर हमने उसकी खिलाफत की तो हमारी नौकरी चली जाएगी और वह हमें जेल भेजवा सकता है। मैं जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुकेश, आप कुछ भी करके मुझे बस उसके घर से निकाल दें। मैं सब सह लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, आपका नाम तक नहीं आएगा। बस मेरी मदद कर दें। मुकेश कुछ पल खामोश रहे और फिर बोले, तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, किसी दूसरे शहर में, ताकि वह तुम्हें ढूंढ न पाए। अगर तुम इसी शहर में रुक गई तो आरव तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल घबराने लगा। मैं बहुत छोटी थी। मेरे मम्मी पापा भोले भाले थे और सिर्फ मेरी खुशी चाहते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कदम मुझे मौत के कगार पर ले जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लान समझाया। तुम अभी थोड़े दिन आरव के साथ रहो, फिर जब वह सो जाए, घर के पीछे वाले हिस्से से निकलकर गली के आखिरी हिस्से पर आ जाना। मेरी गाड़ी वहां तुम्हें लेने आएगी। मैं हैरान थी कि यह आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन जब मैंने ऐसा किया और उसकी नजरों से बचते हुए नीचे आई तो सचमुच वहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। आरव जब सो जाता तो उसे उठाना मुश्किल होता था। शायद यही वजह थी कि वह मेरी जान निकालकर खुद सुकून में चला जाता। गाड़ी में बैठते ही मैं जयपुर की तरफ रवाना हो गई। मैं जानती थी कि वहां वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगा।
यह शहर बड़ा और खूबसूरत था और मेरी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही था। वहां पहुंचकर मैं एक गरीब इलाके में बस गई। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं सुरक्षित थी। मैंने धीरे धीरे सांस ली, अपने दर्द को महसूस किया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि मुझे यह रास्ता दिखाया। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि किसी बेटी के साथ ऐसा हादसा कभी न हो कि किसी लड़की को इतनी पीड़ा अकेले झेलनी पड़े। कोई भी बेटी इस दुनिया में इतनी तकलीफ अकेले नहीं सह सकती, और मैं चाहती हूँ कि वह हर लड़की अपनी जिंदगी की कीमत समझे और कभी भी किसी ऐसे इंसान के हाथों खुद को खतरे में न डाले। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, क्या सच में मैं हमेशा के लिए सुरक्षित रह पाऊंगी, या आरव फिर मुझे ढूंढ ही लेगा? रुकना और डरना आसान है, लेकिन अपने लिए लड़ना ही असली ताकत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते या शख्स के पीछे ब्लाइंडली मत चलो। अपने हक और सुरक्षा के लिए हमेशा होशियार रहो और किसी भी खतरे को नज़रअंदाज मत करो दोस्तों। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।